नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल व्यू। 1979 मिडिल ईस्ट का एक देश अचानक दुनिया की सुर्खियों में आ जाता है। सड़कों पर लाखों लोग हैं, सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और कुछ ही महीनों में उस देश की पूरी सत्ता बदल जाती है। यह देश था इराक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस क्रांति का सबसे बड़ा असर ईरान पर नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश इराक पर पड़ा, क्योंकि इराक का शासक सद्दाम हुसैन इस पूरी क्रांति को सिर्फ पड़ोसी देश की राजनीतिक उथल पुथल नहीं बल्कि अपनी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगा था। और फिर सिर्फ एक साल बाद 22 सितंबर 1980 की सुबह इराक के लड़ाकू विमान ईरान के एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। सद्दाम को पूरा भरोसा था कि यह युद्ध कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस आग को जलाया है वो अगले 8 साल तक पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। लाखों लोग मर जाएंगे, रासायनिक हथियार इस्तेमाल होंगे, बच्चों तक को युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा और इस युद्ध की गूंज आज भी मिडिल ईस्ट की राजनीति में सुनाई देती है। लेकिन सवाल है, आखिर सद्दाम हुसैन ने इतना बड़ा फैसला लिया ही क्यों? क्या वजह सिर्फ जमीन का विवाद था या इसके पीछे धर्म, तेल, सत्ता और मिडिल ईस्ट पर कब्जे का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था? आज की इस वीडियो में हम उसी कहानी की शुरुआत समझेंगे। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहली नजर में ईरान और इराक सिर्फ दो पड़ोसी देश लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच दुश्मनी नहीं थी। सदियों से इन दोनों के बीच पहचान, प्रभाव और सीमाओं को लेकर टकराव चलता आया था। लेकिन 20वीं सदी तक आते आते इस दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बन गया नदी का रास्ता, शत अल अरब। नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में इसकी अहमियत किसी सोने की खान से कम नहीं थी। दरअसल यह वही जलमार्ग है जहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां मिलकर पर्शियन गल्फ में गिरती है। इराक के लिए यही समुद्र तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था और ईरान के लिए भी उससे कई बड़े तेल बंदरगाह इसी इलाके के आसपास थे। यानी जिसके पास इस जलमार्ग का ज्यादा नियंत्रण होता उसे व्यापार में भी फायदा मिलता, तेल के निर्यात में भी और रणनीतिक बढ़त में भी। यही वजह थी कि दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर तनाव लगातार बढ़ता गया। 1975 में दोनों देशों ने अलगाइर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक शत अल अरब का नियंत्रण दोनों देश साझा करेंगे। उस समय ऐसा लगा कि शायद अब विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इराक के कई नेताओं, खासकर सद्दाम हुसैन को यह समझौता कभी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि इराक ने दबाव में आकर ईरान को ज्यादा फायदा दे दिया है। सद्दाम के मन में यह बात हमेशा चुभती रही, लेकिन उस समय वह खुलकर कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे बस इंतजार था तो सही मौके का, और वह मौका कुछ ही साल बाद ईरान के अंदर आने वाला था। और फिर आया 1979। यह वही साल था जिसने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल दी। उस समय ईरान पर शासन था मोहम्मद रजा पहलवी का। शाह पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की, नई सड़कें बनी, उद्योग बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी बढ़ता गया। कई लोगों का आरोप था कि सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, विरोध करने वालों को दबाया जा रहा है और ईरान अपनी पहचान खोकर अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया है। धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ा कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए और फिर शाह को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। उनकी जगह निर्वाचन से लौटे एक धार्मिक नेता ने सत्ता संभाली, अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। यह सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं थी, यह एक ऐसी क्रांति थी जिसका संदेश पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने लगा। खुमैनी खुले तौर पर कहते थे कि इस्लामिक क्रांति सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यहीं से इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की चिंता बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि इराक की आबादी में बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की थी, जबकि सत्ता सद्दाम के हाथ में थी। उन्हें डर था कि अगर ईरान की क्रांति का असर इराक तक पहुंच गया तो उनके खिलाफ भी विद्रोह हो सकता है। यानी अब सिर्फ सीमा का विवाद नहीं रहा था, यह सत्ता बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। और सद्दाम ने फैसला कर लिया, अगर खतरा बढ़ने से पहले खत्म किया जा सकता है तो अभी करना होगा। सद्दाम हुसैन को लगने लगा था कि समय उसके पक्ष में है। एक तरफ ईरान अभी अभी क्रांति से गुजरा था, नई नई सरकार बनी थी,
सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया था, देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता थी और पूरी व्यवस्था खुद को संभालने में लगी हुई थी। सद्दाम ने यही सोचा, अगर हमला करना है तो यही सही टाइम है। उसे भरोसा था कि ईरान कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा। लेकिन एक और वजह भी थी। सद्दाम सिर्फ अपनी सीमा सुरक्षित नहीं करना चाहता था, वह खुद को पूरे अरब जगत का सबसे ताकतवर नेता बनाना चाहता था। उसे लगता था कि अब वह ईरान को हरा देता है तो मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद उसने एक बड़ा कदम उठाया। इराक ने 1975 के अलगाइज एग्रीमेंट को रद्द घोषित किया और शत अल अरब पर अपना दावा फिर से जता दिया। तनाव अब खुली दुश्मनी में बदल चुका था। और फिर 22 सितंबर 1980 सुबह का समय, इराक के लड़ाकू विमान ईरान के कई एयरबेस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में बमबारी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही इराक की जमीनी सेना भी सीमा पार कर ईरान में दाखिल होने लगती है। यह वही पल था जब आधिकारिक तौर पर ईरान इराक वॉर की शुरुआत हो गई। सद्दाम को यकीन था कि यह एक तेज और आसान जीत होगी, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही लिखा था। जो युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म होने वाला था, वह पूरे 8 साल तक चला। इसमें लाखों लोग मारे गए, अरबों डॉलर बर्बाद हुए और मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इराक ने पहला हमला तो कर दिया, लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से हार मान गया, या फिर अगले ही कुछ महीनों में सद्दाम की सबसे बड़ी गलती सामने आने वाली थी? ये जानेंगे हमारी सीरीज के अगले एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि युद्ध के पहले दिन क्या हुआ, ईरान ने पलटवार कैसे किया और कैसे सद्दाम का कुछ दिनों में जीत का सपना 8 साल के 2 सपने में बदल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे वीडियो पर अपनी राय जरूर दें और CF TV को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।